friends, this is Dr. Veena and we are going to start a new topic of abnormal psychology that is unconscious mind. ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड की चर्चा की थी जिसमें ईगो और सुपर ईगो और द पावर ऑफ ईगो के इम्पोर्टेंस को हम लोग समझे थे कि कितना जरूरी है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे ईगो को सेटिस्फाइड रखना, हमारे ईगो को कॉन्क्रीट रखना बहुत ही जरूरी है हमारे पर्सनालिटी के सही डेवलपमेंट के लिए। आज इस क्लास में फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दो पार्ट में साइको एनालिसिस के थ्रू माइंड को बांटा था, एक था डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड जिसमें ईगो सुपर ईगो को हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरा है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड। आज इस क्लास में टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसका एक पार्ट है अनकॉन्शियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी मानसिक समस्याएं व्यक्तियों को झेलनी पड़ती हैं, उन सब का कारण अनकॉन्शियस है। हमारे सभी व्यवहारों को जो ऑपरेट करता है वो सब अनकॉन्शियस है और ये एक ऐसा भाग है जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं रहती है। हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में ऐसा एक बहुत बड़ा भंडार है, बहुत बड़ा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ये सब भरे रहते हैं, परंतु हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इन तीन चीजों की चर्चा हम लोग इस पार्ट में टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड में हम करेंगे, जिसमें फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया है। जस्ट लाइक कि जैसे किसी बिल्डिंग की नींव होती है, फाउंडेशन होता है, वो जिस तरह बहुत जरूरी है, उसी तरह अनकॉन्शियस माइंड भी हमारे पूरे बिहेवियर को प्रभावित करता है और अनकॉन्शियस माइंड की वजह से अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो बहुत सी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम्स होती है। हमारा जो एडजस्टमेंट है टुवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट, टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर पीयर ग्रुप, टुवर्ड्स आवर फ्रेंड्स, वो सब प्रभावित होगा। और अगर हमारा व्यवहार ही प्रभावित हो जाएगा, अगर हमारा व्यवहार ही सही नहीं रहेगा, अगर हमारा एडजस्टमेंट सही नहीं रहेगा हमारे इन्वायरमेंट के प्रति, तो फिर हम एबनॉर्मेलिटी के शिकार होंगे, क्योंकि नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी के बीच सिर्फ यही अंतर है। एडजस्टमेंट कर पाता है वो नॉर्मल है और एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है वो एबनॉर्मल है। तो पावर ऑफ अनकॉन्शियस ये कितना बड़ा है और हिडन आइकॉन है हमारे माइंड का, उसके बारे में आज डिस्कस करना है। और इस क्लास को पूरी ध्यान से आप समझिए, क्योंकि इसमें लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि अनकॉन्शियस माइंड को जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, फिर कैसे पता करें, कैसे, कौन सा वो प्रूफ्स है, जिसके कौन से वो प्रूफ्स हैं जिनके द्वारा आपको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, यह सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी साइको एनालिसिस के दौरान इस सिद्धांत को दिया था। According to Freud, psychoanalytical approach of mind is divided into two parts. Okay, first part is dynamic aspect and second is topographical aspect. Dynamic aspect मतलब गत्यात्मक पहलू और topographical aspect मतलब आकारात्मक पहलू। गत्यात्मक पहलू के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, ईगो और सुपर ईगो, और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड यानी आकारात्मक पहलू के अंदर तीन मुख्य भाग आते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ठीक से समझ लें कि डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड में क्या क्या पहलू हैं। जो मन का गत्यात्मक पहलू होता है यानी डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड के मुख्य तीन पार्ट की चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। थोड़ा सा जरा सा इसका डिस्कस यहाँ करना ज़रूरी है। फर्स्ट जो है वो है ईड के बारे में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ायर से जो ओरिएंटेड होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का, नॉटी बच्चे का पिक्चर लगाया है जो कि हर इच्छा को पूरा करना चाहता है, जो कि खुश रहना चाहता है, वो दुखी नहीं होना चाहता, उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होनी ही चाहिए। ठीक है, सेकंड है ईगो और थर्ड है सुपर ईगो। सुपर ईगो कौन होता है? जो कि मोरालिटी प्रिंसिपल पे कार्य करता है, यानी ये जो बाबा जी बैठे हैं इनको क्या करना है, सभी कुछ में रोक टोक लगाना है, डूज डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सामाजिक है क्या असामाजिक है,
क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, इन सब चीज़ों के बारे में इनको हमें नॉलेज देना है। तो ईड एक तरह से इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है और सुपर ईगो उस पर लगाम लगाना चाहता है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार व्यक्ति न हो, इसके लिए ईगो का काम होता है कि इसमें इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग है ना। पहले की क्लास में हम लोग बता चुके हैं कि बैलेंस स्थापित करने का काम जो होता है ना वो ईगो का होता है। ओके, तो ये चूँकि प्रीवियस क्लास में हो चुका है इसलिए इसमें मैं नहीं कर रही हूँ। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके वो क्लास देख सकते हैं। अब है बेसिक जो हमें इस क्लास में पढ़ना है वो है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड, यानी मन का आकारात्मक पहलू। इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट जो भाग है, जो कि सबसे छोटा वाला जो भाग है, वो है कॉन्शस, सेकंड सबकॉन्शस और थर्ड अनकॉन्शस। कॉन्शस का अर्थ हो गया चेतन, सबकॉन्शस अर्धचेतन और अनकॉन्शस यानी अचेतन। ठीक है, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में हम समझ सकते हैं कि जैसे ये एक आइसबर्ग है। ठीक है, आइसबर्ग है जो कि पूरा पानी के नीचे है। पानी के नीचे पूरा हिस्सा है इसका, ये हिस्सा जो है ना ये पानी के नीचे है और सिर्फ टिप इसकी जो दिख रही है ना, ये टिप जो है ना वो है कॉन्शस और ये नीचे का पूरा हिस्सा सबकॉन्शस और अनकॉन्शस में आता है। जो कि सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है ना वो अनकॉन्शस पार्ट होता है, यानी अचेतन होता है। और चेतन जो होता है सिर्फ ऊपरी हिस्सा जो दिख रहा है, 5% दिख रहा है, 95%, यहाँ 5% हो गया और 95%। तो 95% जो है ना वो ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती और 5% के बारे में ही जानते हैं हम। इसको एक ट्रायंगल द्वारा भी हम दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल की टिप जो है वो कॉन्शस है जहाँ बहुत कम स्पेस है, बीच वाला हिस्सा सबकॉन्शस है जहाँ कॉन्शस से थोड़ा ज़्यादा जगह है, और अनकॉन्शस यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह है। यानी अनकॉन्शस हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, हमारे मन का सबसे बड़ा भाग होता है। अब कॉन्शस माइंड को डिफाइन कैसे करें, तो ब्राउन एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि कॉन्शस इज दैट सेगमेंट ऑफ माइंड विच कंसर्न विद द इमीडिएट अवेयरनेस। उन्होंने क्या कहा, चेतन मन का वह भाग है जिसका संबंध तात्कालिक ज्ञान से रहता है। यानी तत्काल, यानी हमारे प्रेजेंट में जिन डिज़ायर्स के बारे में, जिन इमोशंस के बारे में हम जानते हैं वो सब कॉन्शस का भाग होता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट है इमीडिएट अवेयरनेस। ओके, इमीडिएट अवेयरनेस यानी अपनी फीलिंग्स का हमें ज्ञान होता है और बिल्कुल तत्कालिक ज्ञान हमें होता है। नेक्स्ट जो है वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ माइंड, यानी हमारे माइंड का, मन का सबसे छोटा हिस्सा है। जैसे आइसबर्ग का एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि टिप ऑफ आइस इज़ जस्ट लाइक कॉन्शस एंड द 95% जो है वो सबकॉन्शस और अनकॉन्शस में आता है। इसलिए काफ़ी छोटा हिस्सा हमारे मन का जिसका हमें पता रहता है या ज्ञान रहता है। नेक्स्ट है नोन अबाउट हिज फीलिंग, इमोशंस, आइडियाज़। ओके, उनके बारे में यानी चेतन के अनुभवों, विचार, संवेगों आदि का हमें पता रहता है, हम खुद जानते हैं। रियलिटीज़ ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि बाह्य जगत की वास्तविकताओं के साथ बहुत निकट का संबंध होता है। नेक्स्ट है स्टोर हाउस ऑफ पर्सनल, मोरल, सोशल एंड कल्चरल आइडियाज़, यानी चेतन जो होता है वो मन के व्यक्तिगत यानी पर्सनल यानी व्यक्तिगत, नैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार होता है। क्योंकि कॉन्शस का पता चूँकि हमें होता है, हमारे प्रेजेंट में हमारे दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता हमें है, इसलिए यहाँ क्या होता है ना, सुपर ईगो के आदर्शों का भी ज्ञान होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, इसीलिए इसमें मैंने कहा कि इसमें क्या है कि पर्सनल, मोरल, सोशल, कल्चरल आइडियाज़ का भंडार होता है, स्टोर हाउस होता है। नेक्स्ट क्या है, सेंसरशिप बिटवीन सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। देखिए होता क्या है कि चेतन मन हमारे अर्धचेतन और अचेतन पर प्रतिबंधक का काम करता है। चेतन मन चूँकि हमें नॉलेज होता है इसलिए ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर सेंसरशिप का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट इज सबकॉन्शियस, यानी अर्धचेतन या अवचेतन।
ब्राउन ने इसको क्या डिफाइन किया है कि दैट सेगमेंट ऑफ माइंड वेयर द रेडली रिकॉलेबल इज टू लोकेटेड इज कॉल्ड फोरकॉन्शस और सबकॉन्शस। ओके, उन्होंने ब्राउन ने क्या समझाया है कि क्या कहा कि अर्धचेतन या सबकॉन्शस जो है वो मन का वो भाग है जिसके विषय को प्रयत्न करने पर याद किया जा सकता है। ये वो भाग है जो कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच एक सीमा रेखा होती है, ठीक है। और अगर हम उसे, कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद नहीं रहती, बट अगर दिमाग पे हम जोड़ लगाते हैं तो हमें वो याद हो जाती है। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि बिटवीन द कॉन्शस एंड सबकॉन्शस, ठीक है, ये मिडिल पार्ट होता है कॉन्शस और अनकॉन्शस के बीच का, ये बीच का भाग होता है सबकॉन्शस, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल पार्ट ऑफ माइंड, यानी ये मन का सबसे बीच का, मतलब बीच वाला छोटा भाग है। मतलब कॉन्शस तो छोटा है ही, बट उससे थोड़ा बड़ा, लेकिन अनकॉन्शस से छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अनअवेयर अबाउट हिज फीलिंग्स, इमोशन, आइडियाज इमिडिएटली। क्या है कि इन विषयों का, यानी सबकॉन्शस के विषयों का इमीडिएट अवेयरनेस व्यक्ति को नहीं होता, तत्काल जो हमें अनुभव नहीं होता, परंतु अगर प्रयास थे, थोड़ा याद किया जाए तो वो हमें याद आ जाता है। नेक्स्ट है ऑल गॉट थ्रू मेमोराइजिंग, यानी कि सभी चीज़ें हमें याद करके हमें हमारे चेतन में वो आ सकती हैं। नेक्स्ट है सेंसर इज वीक बिटवीन कॉन्शस एंड अनकॉन्शस, यानी कि अर्धचेतन और अचेतन के बीच का सेंसरशिप जो होता है वो कमज़ोर होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट का सबसे बड़ा भाग जो होता है हमारे मस्तिष्क का, मन का, वो होता है अनकॉन्शस, यानी अचेतन मन, ठीक है। इसके बारे में हमें जानना है। देखिए, फ्रॉइड ने क्या कहा, इन फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी द अनकॉन्शियस माइंड इज ए रिजर्वॉयर ऑफ फीलिंग्स, थॉट्स, अर्ग्स एंड मेमोरीज दैट आउटसाइड ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अनकॉन्शियस आर अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट, सच एज फीलिंग्स ऑफ पेन, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट। फ्रॉइड ने क्या कहा, यह मन का सबसे बड़ा भाग है। उन्होंने क्या समझाया कि आइसबर्ग का वो बहुत बड़ा हिस्सा जो एग्जाम्पल दिया था ना, जो पानी के अंदर है वो अचेतन है, और ऊपर से जो दिखता नहीं है ये सारा डूबा रहता है पानी में, यानी जिसके बारे में हमें उसके विचार, अनुभवों को हम याद नहीं कर पाते हैं या उसे हम कॉन्शस में ला नहीं पाते हैं। यह मन का वो भाग है जिसके अनुभव और विषय में ऐसे आइडियाज, इमोशंस होते हैं जिन्हें व्यक्ति चाह के भी याद नहीं कर पाता। उन्होंने अपने डेफिनेशंस में कहा है कि अनकॉन्शियस बहुत सारे अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, उन्होंने क्या कहा कि अनप्लेजेंट फीलिंग्स ऑफ पेन, एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा ना कि अनकॉन्शियस जो माइंड है वो क्या है कि अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, इमोशंस का ये भंडार है जो दबी रहती हैं। होता क्या है कि बचपन से लेकर धीरे धीरे एक बच्चा जब डेवलपिंग स्टेज में है, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, इस दौरान कई बार उस बच्चे की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि वो ईड से ओरिएंटेड है, तो वो चाहेगा, वो डिज़ायर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। एक बच्चा नॉटी है, वो उसे सब कुछ चाहिए। अगर रात के 2 बजे उसे चॉकलेट चाहिए तो उसे चाहिए, उसे इससे मतलब नहीं है कि शॉप खुली होगी कि नहीं, घर में पैसे हैं कि नहीं, कैसे कोई जाएगा, इससे उसे कोई मतलब नहीं, उसे चाहिए तो चाहिए, वो उसके लिए रोएगा, ठीक है। तो उस स्टेज में, जब वो डेवलपिंग स्टेज है, तो उस समय ऐसी कई इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरी करना चाहता है, जो कई बार एंटी सोशल, इमोरल यानी अनैतिक भी होती हैं। तो इन इच्छाओं को अचेतन में रिप्रेस या दबा दिया जाता है। जब उन इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा सकता, वो भी जानता है, थोड़ा बड़ा होता है कि ये चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुपर ईगो जो है वो पाप, पुण्य, डूज, डोंट्स के बारे में बताता रहता है, और सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। तो उसे पता होता है कि कौन सी चीज़ें एंटी सोशल या इमोरल हैं। तो उन इच्छाओं को जब रिप्रेस किया जाता है ना, तो वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। और जैसे एक बड़े डस्टबिन की तरह से चीज़ है और उसमें आप कचरे को डाल देते हैं ना, जस्ट लाइक वही हो जाता है कि एक बहुत बड़ा डब्बा है जिसका ढक्कन टाइटली अटैच है, जिसके मुंह को बांध दिया गया है, एक बैग है जिसके मुंह को बांध दिया गया है, और उनमें अनएक्सेप्टेबल एंड अनप्लेजेंट डिज़ायर्स जो होते हैं,
जो फुलफ़िल नहीं हो पाता, एंटी सोशल इमोरल जो डिज़ायर्स होते हैं वो सब उसमें डलाता जाता है बचपन से ही। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा अनकॉन्शियस माइंड किसी भी व्यक्ति के मेंटल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है अनकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि जितनी ज़्यादा इच्छाओं संवेगों को रिप्रेस या दबाया जाएगा ना, उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब इन अनएक्सेप्टेबल और रिप्रेस्ड इमोशंस में कौन कौन से इमोशंस हैं जो अनकॉन्शियसली बड़े से डब्बे डस्टबिन में डाला जा रहा है, वो कौन कौन से हैं? वो है पेन, वो है एंग्जाइटीज़, वो हैं कन्फ्लिक्ट्स, वो हैं इमोरल डिज़ायर्स, वो हैं इम्पल्सेस, वो है रिप्रेस्ड फीलिंग्स, वो हैं हेटफुल थॉट्स। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें पेन, एंग्जाइटी, कन्फ्लिक्ट्स, इमोरल डिज़ायर्स, सेक्सुअल फीलिंग्स, इम्पल्सेस, रिप्रेस्ड फीलिंग्स, हेटफुल थॉट्स। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा आप समझ सकते हैं कैसी फीलिंग्स है। जैसे बचपन में एक बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ हो और उसने उस चीज़ को अपने माँ बाप से एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो, ठीक है, किसी ने उसके प्रति कुछ गलत काम कर दिया, कोई हेटफुल थॉट उसके दिमाग में आया, हेटफुल थॉट उसके माइंड में किसी के प्रति आया, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया उस इम्पल्सेस, उस इमोशंस को। तो रिप्रेस्ड फीलिंग्स जो है, रिप्रेस्ड फीलिंग्स, वो जो सेक्सुअल फीलिंग या किसी तरह से भी जो इमोरल फीलिंग्स है, वो सब क्या हो चूँकि वो पूरा नहीं कर पाया, तो वो सभी दमित इच्छाएँ अनकॉन्शियस माइंड में एक डब्बे में दबती गई, एक रिप्रेस होती गई। कई बार ईड ईगो सुपर ईगो के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स या उसके उत्पन्न तनाव से भी एंग्जाइटी क्रिएट होता है, और ईड की अनसोशल, इमोरल, अनैतिक इच्छाएं भी इस अचेतन रूपी डब्बे में बंद हो जाती हैं। आप खुद ही सोचिए कि जिस मन के हिस्से में इतनी सारी दमित इच्छाओं का भंडार हो, जो कि एक डेवलपिंग स्टेज से बच्चे से लेके एक यंग स्टेज तक वो आ रहा है, तो वो व्यक्ति के मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट को कितना प्रभावित करेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये दमित इच्छाएं बार बार इस डब्बे को खोलकर, इस डब्बे के ढक्कन को खोलकर, इस बैग के मुंह को खोलकर बाहर आना चाहती हैं। ठीक है, और ये रिप्रेस्ड फीलिंग से व्यक्ति सदा प्रभावित होता है। उसका जो बिहेवियर है ना, होल लाइफ ये अनकॉन्शियस माइंड से उसका बिहेवियर प्रभावित होता है, और वो निकलना चाहती हैं, और कई बार उनको वो पूरा करना भी चाहता है। बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो कि इस रिप्रेशन के कारण होती हैं, जैसे हिस्टीरिया हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो गए। तो इसलिए अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये एक ऐसा खजाना है जिससे व्यक्ति का बिहेवियर जो होता है ना, वो ओरिएंटेड होता है, बिहेवियर डिसाइड होता है, पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। अब कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो अचेतन मस्तिष्क के हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज मेजर सेगमेंट ऑफ माइंड। अनकॉन्शियस इज द मेजर सेगमेंट ऑफ माइंड। ठीक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारे माइंड का, मन का। सेकंड है डायनेमिक इन नेचर, यानी ये रिप्रेस्ड दमित इच्छाएं बार बार चेतन मन में आने के लिए एक्टिव रहती हैं। ये नहीं है कि वो बंद रहती हैं, कोशिश करती रहती हैं, हालांकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता। थर्ड है इन्फेंसाइल इन नेचर, यानी ये क्या होता है, ये अचेतन जो होता है ना, वो शैशव स्वरूप का होता है, यानी बच्चे की तरह होता है, और वो बच्चे की तरह अपनी रिप्रेस्ड डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए मचलता रहता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल इन नेचर। देखिए, फ्रॉयड की इसके लिए कई बार आलोचना भी की गई। उनका ये मानना था कि जितनी भी इच्छाएं होती हैं बचपन में, या जितनी भी व्यक्ति की ऐसी इच्छाएं होती हैं जो अनकॉन्शियसली होती है, वो सारी ही सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं। उनका मानना था कि जैसे भूख प्यास एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, उसी प्रकार सेक्सुअल डिज़ायर भी एक जन्मजात प्रवृत्ति है, और इनका रिप्रेशन या दमन होने से कई एक प्रॉब्लम होती है, और व्यक्ति जो भी काम करता है उसके पीछे उन सेक्सुअल डिज़ायर्स का हाथ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है गाइडेड बाय प्लेजर पेन प्रिंसिपल, यानी कि अनकॉन्शियस इज गाइडेड बाय प्लेजर पेन प्रिंसिपल, यह सुख दुख के नियम से निर्देशित होता है। नेक्स्ट है कंटेन्स ईड टेंडेंसीज। इसमें क्या होता है, ईड की प्रवृत्तियाँ होती हैं। ईड किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। मैंने कहा कि जिस तरह छोटे बच्चे को चाहिए सब कुछ, तो अनकॉन्शियस को भी चाहिए,
वो अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पल्सेस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स, नेक्स्ट ये है। इसका मतलब हुआ कि कई बार, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पल्सेस कौन कौन सी हुई, यानी कि परस्पर विरोधी इच्छाएं और विचार अचेतन में आती रहती हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पल्सेस में हो गई जैसे इमोशन ऑफ लव एंड हेट, सक्सेस एंड फेलियर, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि अनकॉन्शियस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल। यह व्यक्ति के नियंत्रण से परे होता है, इस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता है। ये कुछ अनकॉन्शियस की विशेषताएं हुई। पर जब इतनी सारी दमित इच्छाओं और रिप्रेस डिज़ायर की हम बात कर रहे हैं और ये भी मानते हैं कि इन रिप्रेस डिज़ायर्स का व्यक्ति के मेंटल हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट भी पड़ता है, पर चूंकि ये मन का एक पार्ट है जिसके बारे में व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता, तो फिर कैसे इस पे विश्वास कोई करे कि अनकॉन्शियस होते हैं और मेरे अंदर इतनी इच्छाएं भरी हैं जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं। तो एक्चुअली इसके कई एक प्रूफ है जो कि अनकॉन्शियस को प्रमाणित करते हैं। फर्स्ट, किस तरह से अनकॉन्शियस को हम प्रमाणित कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं, तो फर्स्ट है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का अर्थ होता है सम्मोहन। सम्मोहन में व्यक्ति के कॉन्शस को शून्य कर दिया जाता है, यानी उसको कॉन्शस जो है ना, होश को शून्य कर दिया जाता है और हिप्नोसिस करके उसके रिप्रेस डिज़ायर्स का पता लगाया जाता है, ठीक है। उसे सम्मोहित करके उसके चेतन को शून्य कर दिया जाता है और उसके रिप्रेस डिज़ायर का पता लगाया जाता है। तो सम्मोहन विद्या के द्वारा इसे पता लगाया जा सकता है। सेकंड क्या है? सेकंड है ड्रीम्स, यानी स्वप्न। देखिए, जब हम सो जाते हैं ना, तो स्लीप के स्टेज में कॉन्शस में हम नहीं रहते। हम सो गए तो हम चेतन में नहीं हैं, हमारा कॉन्शस जो है वो इनएक्टिव हो गया और इस समय अचेतन की सारी रिप्रेस डिज़ायर्स बाहर आना चाहती हैं। उस डब्बे को खोल के, याद कीजिए वो डस्टबिन का डब्बा, उसे खोल के वो आना चाहती हैं। इसलिए हम कई बार सपने में ही कई एक इमोरल, असामाजिक, अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति कर पाते हैं। दरअसल जब भी हमारा कॉन्शस इनएक्टिव होगा तो अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि ड्रीम्स आर द रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस, यानी अचेतन तक पहुंचने का राजसी मार्ग है क्या? ड्रीम्स, स्वप्न। अब ड्रीम एनालिसिस द्वारा भी अनकॉन्शियस का पता लगाया जाता है, स्वप्नों का विश्लेषण किया जाता है। इसलिए स्वप्नों को ऐसे नहीं लीजिए कि हमें कोई स्वप्न आ गया उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको लगता है, बट आपके अनकॉन्शियस में क्या क्या भरा है ये भी तो आपको नहीं पता ना। तो ड्रीम्स अच्छे हैं, ड्रीम्स आना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सोमनाबुलिज्म, यानी कि निद्रा भ्रमण या नींद में चलने की बीमारी। देखिए, बहुत से व्यक्ति होते हैं जो नींद में उठकर गाना गाते हैं, बाहर टहलने लगते हैं, यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि नदी में स्नान करके भी वो आ जाएंगे और उनकी नींद नहीं टूटेगी। यह तो जानते हैं कि नींद में कॉन्शस इनएक्टिव है, तो फिर वो कौन सा पावर है जो व्यक्ति को उठाकर यह सब करा रहा है, जिसका जब व्यक्ति उठता है तो भी उसे ज्ञान नहीं होता। ये सब अनकॉन्शियस का काम है। क्योंकि कई बार आप गौर कीजिएगा कि जब आप बहुत थके होते हैं, इतना ज़्यादा आप थके हैं किसी बीमारी की वजह से या फिर वर्कलोड की वजह से, आप जब सोते हैं तो रात को आप बड़बड़ाते हैं, आप कुछ बोलते हैं जिसका आपको ज्ञान नहीं होता, बट आपकी जो बगल में है वो कहता है कि भाई रात को आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे और काफ़ी आप चिल्ला भी रहे थे, जिसका आपको कुछ पता नहीं होता है। तो वो भी एक तरह का निद्रा भ्रमण ही है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक माध्यम है कि भाई आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन को दिन भर तो दबा लिया वर्कलोड की वजह से या किसी के प्रति कोई ऐसा सिचुएशन था जिसमें आप दबा लिए, लेकिन फिर वो क्या हुआ, आप स्वप्नों के माध्यम से, आप निद्रा भ्रमण के माध्यम से उसको आप फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट, और कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी हर दिन की जो डे टू डे लाइफ की जो मनोविकृतियाँ होती हैं, जैसे स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ पेन, यानी लिखने और बोलने की गलतियाँ,
हम सोचते हैं कि ये मीनिंगलेस है, पर ये सब सिग्निफिकेंस है, ओके, सभी का सिग्निफिकेंस है। कॉमन मिस्टेक्स ऑफ एवरीडे लाइफ इज़ मतलब ग्रेट प्रूफ ऑफ अनकॉन्शियस। ये जो है ना कॉमन मिस्टेक्स जो होती रहती है ना, आपको लगता है कि मुंह से कुछ निकल गया, बट ऐसा नहीं है। कई बार अनकॉन्शियसली आप बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे होते हैं, वो बोल दिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कब पता चलता है? इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, यानी कि जब व्यक्ति के सर्जरी वगैरह होती है, एनेस्थीसिया दी जाती है, बेहोश किया जाता है, और उस बेहोशी के बाद जब होश आने की स्थिति हो तब भी वह कुछ बड़बड़ाता है, वो स्थिति भी अनकॉन्शियस की होती है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेट ऑफ अवेकनिंग एट द अप्रोप्रिएट टाइम। देखिए, ठीक समय पर नींद का अचानक टूट जाना, यानी कई बार ऐसा होता है कि सुबह हमें जल्दी ट्रेन पकड़नी हो या कहीं जाना हो, ठीक है, 2:30 बजे सुबह आपको उठना हो, आपने क्या किया? आपने 2 बजे का या 2:30 बजे का आपने अलार्म लगा दिया, 2:30 बजे का आपने अलार्म लगा दिया, पर अलार्म के पहले हमारी नींद खुल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब कॉन्शियसली सो रहे हो ना, आपके अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव रहता है उस दौरान, क्योंकि आपके अनकॉन्शियस को पता है कि अगर ट्रेन छूट जाएगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आपने तो अलार्म लगा दिया, वो कॉन्शियसली लगाया, बट अनकॉन्शियस माइंड आपको टाइम से जगा देता है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ नर्वसनेस, यानी कि घबराहट की अवस्था में भी कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं और जब नॉर्मल होते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। घबराहट में क्या होता है ना, हमारा चेतन जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, हम होश में नहीं रहते और अनकॉन्शियसली ये मौका मिलता है। दूसरा है, आप नर्वसनेस में क्या होता है ना, कई बार गुस्से में भी आता है, गुस्से में भी बहुत चीज़ें ऐसे बोल जाते हैं जो कि हम किसी को बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ है अनकॉन्शियस का। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम ऑटोमेटिक, ठीक है। कई बार किसी समस्या का समाधान स्वतः हो जाना, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर वो हो नहीं पाया, फिर हमने थक हार के छोड़ दिया, भाई मेरे से नहीं होता, और किसी और काम में हम लग गए, और हम किसी और काम में लग गए और अचानक से उस प्रश्न का समाधान हमारे दिमाग में आ जाता है, अचानक से इंसाइट आ जाती है हमारे दिमाग में। एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति का कॉन्शियस जब प्रॉब्लम पर सोचना बंद कर देता है तो अनकॉन्शियस की शक्ति उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगती है, और इसलिए आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चल जाता है जिस पर आपने सॉल्यूशन निकालना ही बंद कर दिया था, जिस पर आपने काम करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल और हो सकता है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपने किसी व्यक्ति को देखा, ओके, आपको देख के याद आ रहा है कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, बहुत कोशिश किया आपने, बट आपको याद नहीं आया, आपने छोड़ दिया, अरे हटाओ, मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आ रही, मुझे नहीं याद आ रहा कि वो देख, आप भूल गए। 1 घंटे 2 घंटे आप फिर दूसरे काम में लग गए, अचानक से 2-3 घंटे के बाद आपके दिमाग में स्ट्राइक किया कि अरे इस व्यक्ति से मैं यहाँ मिला था, उसका नाम ये है। तो आप तो उस पर काम करना छोड़ चुके थे, पर आपका अनकॉन्शियस माइंड उस पर काम कर रहा था, इसलिए अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस पार्ट जो हमारा है ना, उसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा असर होता है। सेकंड, जो नेक्स्ट जो प्रूफ है वो है मेंटल डिजीज़, यानी कि मानसिक रोग। देखिए, फ्रॉयड ने मानसिक रोगों का मुख्य कारण अनकॉन्शियस के अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को ही माना है। उनके अनुसार अचेतन की इच्छाएं इतनी जटिल और कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल और कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि वो चेतन के जो प्रतिबंधक यानी सेंसरशिप ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको कमज़ोर बनाकर विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों के लक्षणों के रूप में प्रकट होती हैं। बहुत से ऐसे रोग हैं ना जो कि व्यक्ति को होते हैं और वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से होते हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से होते हैं। जैसे हिस्टीरिया, हिस्टीरिया में व्यक्ति बेहोश हो जाता है, अचानक से बेहोश हो जाता है वो, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि वो बेहोश तो होगा, पर वो तब बेहोश होगा जब उसके आसपास कोई हो, वो अकेले में कभी बेहोश नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो नेचुरली, वो बिल्कुल सही है कि वो बेहोश होता है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम होती है, पर ये साइकोसोमेटिक है। होता क्या है
कि बहुत सी बार लोगों को दबा दिया जाता है। बहुत सी जगह हमारी बहुत सी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हम बोलना चाह रहे हैं बट बोल नहीं पा रहे। ऐसे में हिस्टीरिया का सहारा लेते हैं हम उस संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए। तो बहुत से ऐसे मनोरोग हैं, हिस्टीरिया हो गया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो गया, इन सब से बचने के लिए अनकॉन्शियस का सहारा लेते हैं और मानसिक रोगों के रूप में वो निकलती हैं। बहुत से लोगों को बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण उन्हें बहुत से स्किन डिजीज़ हो जाते हैं, बहुत से फिजिकल सिम्टम्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इस प्रकार अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारे माइंड का, हमारे मन का बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। क्लास में क्या सीखा? टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड में अनकॉन्शियस पार्ट जो होता है हमारे माइंड का, वो सबसे बड़ा एरिया होता है, वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है हमारे माइंड का। और इस माइंड में बहुत सारे ऐसे अनफुलफिल्ड डिजायर्स, अनफुलफिल्ड फीलिंग्स, इमोशंस, ऐसे इमोरल फीलिंग्स होते हैं जिनको दबा दिया जाता है, रिप्रेस कर दिया जाता है, बिकॉज वो अनसोशल है, इमोरल है, वो सामाजिक नहीं है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं जिनको हम दबा देते हैं क्योंकि वो पूरी नहीं की जा सकती हैं, या परिवार के द्वारा हमें मान्यता नहीं होती है, समाज के द्वारा मान्यता नहीं होती है। और बच्चा जब डेवलपिंग स्टेज में होता है, बच्चा जब छोटे से बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उस दौरान हर समय की रोक टोक, हर समय की डांट फटकार से क्या होगा कि ठीक है, जो अनसोशल है उसकी चीजें, उसको तो भाई आप रोकेंगे, हमारा सुपर ईगो इस तरह स्ट्रांग होता है कि भाई उन सब चीजों पे लगाम लगा सकता है। तो फिर वो अनकॉन्शियस माइंड में जाए तो इट्स ओके, क्योंकि वो समाज द्वारा मान्यता उसे नहीं है। पर हर छोटी चीजों को, हर छोटी बड़ी चीजों को अगर रोका जाए तो फिर हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका स्टोरेज डिवाइस पूरी तरह से भर जाएगा और फिर वो बाहर आना चाहेगा और फिर बहुत सारे मेंटल इलनेस का वो कारण बनेगा। बच्चे होते हैं, बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं, बच्चियां जिनके साथ भी है, तो उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे उनके अंदर किसी खास व्यक्ति के प्रति हेटफुल थॉट्स क्रिएट होते हैं। और वो हेटफुल थॉट्स अपने बड़ों के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और जो अनएक्सप्रेसफुल चीजें हैं, जो एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं, वैसे इमोशंस, वैसे जो फ्रेम्स है, वो इमोशंस है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ा रीजन क्रिएट कर देंगी फिर मेंटल इलनेस के लिए। तो मानसिक स्वास्थ्य के अच्छे होने का एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है हमारा कि भाई हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है उसमें अनफुलफिल्ड डिजायर्स कम से कम, बहुत ज्यादा रिप्रेस्ड उसमें फीलिंग्स, इमोशंस ना हो। तो आई होप इस क्लास के द्वारा आपने ये समझा होगा कि अनकॉन्शियस माइंड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है, और कौन कौन से ऐसे प्रूफ्स हैं जिनके द्वारा हमें अनकॉन्शियस माइंड का प्रमाण मिलता है कि ये हमारे दिमाग का हिस्सा है, और वो उसकी हमें जानकारी नहीं होती। ये इतना बड़ा हिस्सा है पर फिर भी हमें इसकी जानकारी नहीं होती है। तो इस क्लास के द्वारा आपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट को समझ लिया है। डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे डिटेल में, और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो फ्रॉइड साइकोएनालिटिकल थियरी जो है वो पूरी तरह से इसमें मैंने कवर किया है। तो इससे आधारित जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं जरूर आंसर दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करें, वहाँ इवैल्यूएशन हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए गुड बाय।